नमस्कार। विधि मंथन में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध की परिभाषा एवं अपराध के आवश्यक तत्व की चर्चा करेंगे। अपराध अपराध वह कार्य या कार्यों का समूह है जिससे राज्य की शांति भंग होती है या हिंसा उत्पन्न होती है या साधारण जनजीवन दूषित होता है और जिसके लिए विधि में दंड की व्यवस्था की गई है। अपराध राज्य के प्रति भी हो सकता है और व्यक्ति के विरुद्ध भी हो सकता है। अपराध की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 40 में अपराध को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया कोई भी कार्य अपराध होगा। अपराध के संबंध में कुछ शास्त्रियों की परिभाषा निम्नलिखित है। अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन ने कहा है कि अपराध एक ऐसा कृत्य या कृत्य का लोप है जो सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया गया हो। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू केनी ने कहा है कि अपराध उन अवैध कार्यों को कहते हैं जिनके बदले में दंड दिया जाता है और वह क्षम्य नहीं होते हैं, और यदि क्षम्य होते भी हैं तो राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी को क्षमा प्रदान करने की अधिकारिता नहीं होती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2N में भी अपराध को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार ऐसा कोई कार्य जो किसी भी विधि में दंडनीय है अपराध कहलाता है। अपराध की उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि ऐसा कोई भी कार्य या कार्यलोप जो विधि के विरुद्ध है और जिसके लिए दंड संहिता में या अन्य किसी भी विधि में दंड की व्यवस्था की गई है अपराध कहलाता है। अपराध के आवश्यक तत्व। अपराध के 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला है व्यक्ति, दूसरा है दुराशय, तीसरा है कार्य या लोप, चौथा है क्षति। पहला, व्यक्ति या मानव। किसी भी कार्य या लोप को अपराध होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किया गया होना चाहिए। आज के आधुनिक युग में व्यक्ति के अंतर्गत मानव के अतिरिक्त कुछ अधिकारों और दायित्वों के लिए निगमित निकायों को विधि द्वारा व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे विधिक व्यक्ति कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 11 में व्यक्ति को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। किसी कंपनी या संगम के उत्तरदायित्व का निर्धारण करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ विल अर्थात घूंघट उठाने का सिद्धांत लागू किया जाता है। इसके अंतर्गत कंपनी के निगमित आवरण को हटाकर उसके कार्यकारी सदस्यों को कंपनी के दायित्व के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रेमनाथ मलिक बनाम प्रद्युम्न कुमार मलिक के वाद में प्रतिमाओं को विधिक व्यक्ति माना गया है। इसी प्रकार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी बनाम SN दास AIR 2000 के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब को विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। विधिक व्यक्तित्व का ज्वलंत उदाहरण भगवान राम हैं, जिनके अधिकारों का निर्धारण उच्चतम न्यायालय द्वारा अयोध्या विवाद के मामले में किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 भारत सरकार और राज्य सरकारों को विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया है, अर्थात भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में वाद लाया जा सकता है और इसी प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा उनके विरुद्ध न्यायालय में वाद लाया जा सकता है। दूसरा आवश्यक तत्व अपराध का दुराशय है। दुराशय, जिसे मेंसेरिया भी कहते हैं या आपराधिक मनः स्थिति भी कहा जाता है, किसी कार्य को अपराध होने के लिए उसे दूषित आशय से किया जाना चाहिए। देशों में जानवर को दंडित करने के ज्वलंत उदाहरण मिलते हैं। संभवतः उस समय वहाँ अपराध के लिए दुराशय की महत्ता नहीं थी, लेकिन भारत में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता।
लेकिन आज के आधुनिक युग में आपराधिक दायित्वों के निर्धारण के लिए दुराशय कुछ अपवादों को छोड़कर आवश्यक तत्व माना जाता है। आपराधिक विधि में दुराशय जहां आवश्यक है वहीं उसकी अनुपस्थिति दायित्वों को शून्य कर देती है। एक्टस नॉन फैसेटरियम निसी मेंसिटिरिया अर्थात मात्र कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधी न हो। आपराधिक विधि का एक प्रमुख सिद्धांत है। इस सिद्धांत से एक और सिद्धांत निकलता है, एक्टस मी इनविटो फैकस नॉन इट्स मीन्स एक्टस, जिसका अर्थ है मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। उदाहरण, कुछ डकैत संगठित होकर डकैती के लिए जाते हैं और दीवार में सेंध मारने के लिए एक लोहार को जान से मारने की धमकी देते हैं। अपनी जान जाने के डर से लोहार दीवार में सेंध मार देता है। यहाँ उक्त लोहार को किसी दायित्व के अधीन नहीं माना जा सकता क्योंकि सेंध मारने का कार्य उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध किया था। तीसरा आवश्यक तत्व है कार्य या कार्यलोप, एक्टस रियस। किसी कार्य या लोप को अपराध गठित करने के लिए आशय एवं कार्य दोनों का समांगी होना आवश्यक है, क्योंकि किसी के आशय को हम नहीं जान सकते और किसी व्यक्ति के विचार दंडनीय नहीं है। दंडनीय होने के लिए आशय को किसी स्वेच्छापूर्ण कार्य या लोप में अवश्य स्पष्ट होना चाहिए। किसी अपराध के गठन के लिए सिर्फ अवैध कार्य ही नहीं, अवैध लोप भी अपराध का गठन करता है। अवैध कार्य और लोप को भारतीय दंड संहिता की धारा 43 में निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। धारा 43 के अनुसार अवैध शब्द हर उस बात को लागू है जो अपराध हो या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो सिविल कार्यवाहियों के लिए आधार उत्पन्न करती हो और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। उदाहरण, अवैध कार्य किसी व्यक्ति द्वारा चोरी या कोई ऐसा कार्य जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत परिभाषित अपराध हो या किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध हो, वह अवैध कार्य होगा। अवैध लोप, किसी व्यक्ति द्वारा अनाथ बच्चों को भोजन न देना अवैध लोप नहीं माना जाएगा क्योंकि वह इसके लिए विधि द्वारा आबद्ध नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति द्वारा अपने बच्चे को भोजन न देना अवैध लोप माना जाएगा क्योंकि इसके लिए वह विधि द्वारा आबद्ध है। विधि द्वारा कार्य और लोप को दंडनीय बनाने के लिए निम्नलिखित कारण हैं। पहला है, विधि निष्क्रियता को दंडित नहीं करती, इसके लिए सक्रिय कार्य या लोप होना चाहिए। दूसरा है, विधि द्वारा आशय के विपरीत कार्य को निषिद्ध किया गया है। और तीसरा है, व्यक्ति केवल अपने आचरण के लिए दंडित होता है, दूसरे उस आचरण के लिए नहीं। और अंतिम आवश्यक तत्व है क्षति। किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य या लोप को अपराध गठित करने के लिए क्षति होना आवश्यक है। क्षति को भारतीय दंड संहिता की धारा 44 में परिभाषित किया गया है। धारा 44 क्षति। क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का घोतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। धारा 44 में निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। किसी व्यक्ति को क्षति कारित करना, ऐसी क्षति वैध रूप से कारित हुई हो, क्षति शरीर, ख्याति या संपत्ति से संबंधित हो। नमस्कार, विधि मंथन में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध की परिभाषा एवं अपराध के आवश्यक तत्व की चर्चा करेंगे। अपराध वह कार्य या कार्यों का समूह है जिससे राज्य की शांति भंग होती है या हिंसा उत्पन्न होती है या साधारण जनजीवन दूषित होता है और जिसके लिए विधि में दंड की व्यवस्था की गई है। अपराध राज्य के प्रति भी हो सकता है और व्यक्ति के विरुद्ध भी हो सकता है। अपराध की परिभाषा। भारतीय दंड संहिता की धारा
40 में अपराध को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया कोई भी कार्य अपराध होगा। अपराध के संबंध में कुछ शास्त्रियों की परिभाषा निम्नलिखित है। अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन ने कहा है कि अपराध एक ऐसा कृत्य या कृत्य का लोप है जो सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया गया हो। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू केनी ने कहा है कि अपराध उन अवैध कार्यों को कहते हैं जिनके बदले में दंड दिया जाता है और वह क्षम्य नहीं होते हैं, और यदि क्षम्य होते भी हैं तो राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी को क्षमा प्रदान करने की अधिकारिता नहीं होती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2N में भी अपराध को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार ऐसा कोई कार्य जो किसी भी विधि में दंडनीय है अपराध कहलाता है। अपराध की उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि ऐसा कोई भी कार्य या कार्यलोप जो विधि के विरुद्ध है और जिसके लिए दंड संहिता में या अन्य किसी भी विधि में दंड की व्यवस्था की गई है अपराध कहलाता है। अपराध के आवश्यक तत्व। अपराध के 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला है व्यक्ति, दूसरा है दुराशय, तीसरा है कार्य या लोप, चौथा है क्षति। पहला, व्यक्ति या मानव। किसी भी कार्य या लोप को अपराध होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किया गया होना चाहिए। आज के आधुनिक युग में व्यक्ति के अंतर्गत मानव के अतिरिक्त कुछ अधिकारों और दायित्वों के लिए निगमित निकायों को विधि द्वारा व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे विधिक व्यक्ति कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 11 में व्यक्ति को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। किसी कंपनी या संगम के उत्तरदायित्व का निर्धारण करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ विल अर्थात घूंघट उठाने का सिद्धांत लागू किया जाता है। इसके अंतर्गत कंपनी के निगमित आवरण को हटाकर उसके कार्यकारी सदस्यों को कंपनी के दायित्व के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रेमनाथ मलिक बनाम प्रद्युम्न कुमार मलिक के वाद में प्रतिमाओं को विधिक व्यक्ति माना गया है। इसी प्रकार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी बनाम SN दास AIR 2000 के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब को विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। विधिक व्यक्तित्व का ज्वलंत उदाहरण भगवान राम हैं, जिनके अधिकारों का निर्धारण उच्चतम न्यायालय द्वारा अयोध्या विवाद के मामले में किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 भारत सरकार और राज्य सरकारों को विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया है, अर्थात भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में वाद लाया जा सकता है और इसी प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा उनके विरुद्ध न्यायालय में वाद लाया जा सकता है। दूसरा आवश्यक तत्व अपराध का दुराशय है। दुराशय, जिसे मेंसेरिया भी कहते हैं या आपराधिक मनः स्थिति भी कहा जाता है। किसी कार्य को अपराध होने के लिए उसे दूषित आशय से किया जाना चाहिए। देशों में जानवर को दंडित करने के ज्वलंत उदाहरण मिलते हैं। संभवतः उस समय वहाँ अपराध के लिए दुराशय की महत्ता नहीं थी, लेकिन भारत में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। लेकिन आज के आधुनिक युग में आपराधिक दायित्वों के निर्धारण के लिए दुराशय कुछ अपवादों को छोड़कर आवश्यक तत्व माना जाता है। आपराधिक विधि में दुराशय जहां आवश्यक है, वहीं उसकी अनुपस्थिति दायित्वों को शून्य कर देती है। एक्टस नॉन फैसेटरियम निसी मेंसेटिरिया अर्थात मात्र कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधी न हो। आपराधिक विधि का एक प्रमुख सिद्धांत है। इस सिद्धांत से एक और सिद्धांत निकलता है, एक्टस मी इनविटो फैकस नॉन इट्स
मीन्स एक्टस, जिसका अर्थ है मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। उदाहरण, कुछ डकैत संगठित होकर डकैती के लिए जाते हैं और दीवार में सेंध मारने के लिए एक लोहार को जान से मारने की धमकी देते हैं। अपनी जान जाने के डर से लोहार दीवार में सेंध मार देता है। यहाँ उक्त लोहार को किसी दायित्व के अधीन नहीं माना जा सकता, क्योंकि सेंध मारने का कार्य उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध किया था। तीसरा आवश्यक तत्व है कार्य या कार्यलोप, एक्टस रियस। किसी कार्य या लोप को अपराध गठित करने के लिए आशय एवं कार्य दोनों का समांगी होना आवश्यक है, क्योंकि किसी के आशय को हम नहीं जान सकते हैं और किसी व्यक्ति के विचार दंडनीय नहीं हैं। दंडनीय होने के लिए आशय को किसी स्वेच्छापूर्ण कार्य या लोप में अवश्य स्पष्ट होना चाहिए। किसी अपराध के गठन के लिए सिर्फ अवैध कार्य ही नहीं, अवैध लोप भी अपराध का गठन करता है। अवैध कार्य और लोप को भारतीय दंड संहिता की धारा 43 में निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। धारा 43 के अनुसार अवैध शब्द हर उस बात को लागू है जो अपराध हो या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो सिविल कार्यवाहियों के लिए आधार उत्पन्न करती हो और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। उदाहरण, अवैध कार्य किसी व्यक्ति द्वारा चोरी या कोई ऐसा कार्य जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत परिभाषित अपराध हो या किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध हो, वह अवैध कार्य होगा। अवैध लोप, किसी व्यक्ति द्वारा अनाथ बच्चों को भोजन न देना अवैध लोप नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह इसके लिए विधि द्वारा आबद्ध नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति द्वारा अपने बच्चे को भोजन न देना अवैध लोप माना जाएगा, क्योंकि इसके लिए वह विधि द्वारा आबद्ध है। विधि द्वारा कार्य और लोप को दंडनीय बनाने के लिए निम्नलिखित कारण हैं। पहला है, विधि निष्क्रियता को दंडित नहीं करती, इसके लिए सक्रिय कार्य या लोप होना चाहिए। दूसरा है, विधि द्वारा आशय के विपरीत कार्य को निषिद्ध किया गया है। और तीसरा है, व्यक्ति केवल अपने आचरण के लिए दंडित होता है, दूसरे उस आचरण के लिए नहीं। और अंतिम आवश्यक तत्व है क्षति। किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य या लोप को अपराध गठित करने के लिए क्षति होना आवश्यक है। क्षति को भारतीय दंड संहिता की धारा 44 में परिभाषित किया गया है। धारा 44 क्षति। क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का घोतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। धारा 44 में निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। किसी व्यक्ति को क्षति कारित करना, ऐसी क्षति वैध रूप से कारित हुई हो, क्षति शरीर, ख्याति या संपत्ति से संबंधित हो। नमस्कार।